नमस्कार, मैं हूं अशोक पटवा और आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास की गौरव गाथा। और इस गौरव गाथा में आज का विषय है आर्य और उनकी वैदिक सभ्यता। आर्य कौन थे, कहां से आए थे, उनका जीवन कैसा था, उनका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी। तो इन सब बातों को आज इस वीडियो में विस्तार से किंतु सरलतापूर्वक हम देखेंगे। गौरव गाथा शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज का विषय है आर्य और उनकी वैदिक सभ्यता। आर्य शब्द की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम वंश का। लेकिन भारत और पूरे विश्व के इतिहास में जहाँ पर भी आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है वो एक भाषा बोलने वाले समूह के लिए किया गया है। वो समूह जो भारोपीय भाषा बोलता था। भारोपीय भाषा का मतलब ये है कि जो संस्कृत, इंग्लिश, जर्मन इत्यादि भाषाएं बोलने वाला जो समूह था, उस समूह को कहा गया आर्य। कहने का मतलब ये है कि आर्य कोई प्रजाति विशेषता का सूचक नहीं है, बल्कि आर्य एक भाषाई विशेषता को बताता है। ये बहुत ही विवादित और चर्चित प्रश्न रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अनेक मतों का प्रतिपादन किया, जैसा कि आप लिस्ट में देख भी रहे होंगे। और इस विवाद का निपटारा करने के लिए 5 प्रकार के साधनों का उपयोग किया गया। उनमें से पहला साधन था इतिहास, दूसरा साधन था भाषा विज्ञान शास्त्र, और तीसरा साधन था पुरातत्व विज्ञान, और चौथा साधन था शरीर रचना शास्त्र, और 5वां साधन था शब्दार्थ विकास शास्त्र। इन 5 साधनों के माध्यम से जब इस समस्या को टटोला गया तो ये उत्तर स्पष्ट हो गया कि आर्यों का मूल निवास स्थान हिमालय पर्वत और यूराल पर्वत के बीच में स्थित पामीर के पठार वाले क्षेत्र में, जिसको मध्य एशिया कहा जाता है, जहां आज के समय में उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि देश स्थित हैं। यही आर्यों का मूल निवास स्थान था। और इसी मध्य एशिया से आर्य चारों दिशाओं में अलग अलग स्थानों में फैल गए और अलग अलग सभ्यताओं का निर्माण किए। इसी मध्य एशिया से आर्यों की एक शाखा 1500 ईसा पूर्व, एक शाखा जो है वो दक्षिण की ओर बढ़ी। और जब दक्षिण की ओर बढ़ी तो ये शाखा 2 भागों में बढ़ गई। एक शाखा इस दिशा में चली गई, थोड़ा सा पूर्व की ओर, तो दूसरी शाखा थोड़ी सी पश्चिम की ओर चली गई। एक शाखा जो पूर्व की ओर बढ़ी वो पहुंच गई भारत, और भारत में इस शाखा के द्वारा वैदिक सभ्यता की स्थापना की गई। तो आर्यों की जो दूसरी शाखा थी वो पहुंच गई ईरान, और ईरान में इन लोगों ने पर्शियन सभ्यता की स्थापना किया। कहने का मतलब यह है कि भारत की वैदिक सभ्यता और ईरान की पर्शियन सभ्यता, दोनों ही सभ्यता एक ही समय की और एक ही लोगों के द्वारा स्थापित की गई सभ्यताएं थी। वैदिक सभ्यता के आर्यों के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई, तो पर्शियन सभ्यता के आर्यों के द्वारा जिंद अवेस्ता की रचना की गई। ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता में बहुत सारे वर्णन एक जैसे हैं, समानताएं हैं। ये समानताएं ये साबित करती हैं कि इन दोनों के लेखक आर्य काफी लंबे समय तक एक साथ में रहे होंगे। अब बात करें भारत में स्थापित वैदिक सभ्यता की, तो ये वैदिक सभ्यता को 2 खंडों में बांटकर पढ़ा जाता है। और पहला खंड है ऋग वैदिक युग। कहने का मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा खंड है उत्तर वैदिक युग, और ये समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। हम पहले खंड की बात करें तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये वही समय था जब आर्य ऋग्वेद की रचना कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि ऋग्वेद की रचना के समय का आर्यों का जो जीवन था वो कहलाया ऋग्वैदिक युग। और जब अन्य तीनों वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना जब हो रही थी तो उस समय के आर्यों का जीवन कहलाया उत्तर वैदिक युग। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक युग की बात करें तो ऋग्वैदिक युग में भारत में जब आर्य आए
तो भारतीय उपमहाद्वीप संबंधी भौगोलिक ज्ञान उनका बहुत सीमित था, या ये कह लें कि अफगानिस्तान से लेकर पंजाब हरियाणा के बीच का क्षेत्र ही इस समय के आर्यों को जानकारी में था। क्योंकि ऋग्वेद में आर्यों ने अपने निवास स्थान को हमेशा सप्त सैंधव प्रदेश कहा। कहने का मतलब यह है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थान माना गया। हमको मालूम है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में केंद्रित है। तो भारतीय उपमहाद्वीप संबंधी इनका ज्ञान जो है वो सिर्फ पंजाब हरियाणा से लेकर अफगानिस्तान के बीच तक ही सीमित था। शेष भारत से इनका परिचय ना के बराबर था। हम देखें ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी का उल्लेख हुआ है तो वो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, जबकि आर्यों के द्वारा सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती नदी का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। रही बात गंगा यमुना की, तो इनका उल्लेख जो है वो 1-2 बार ही किया गया है। इससे ये साबित होता है कि पंजाब हरियाणा के पूर्व में स्थित जो भारत है उसका भौगोलिक ज्ञान आर्यों को लगभग ना के बराबर था। ऋग्वैदिक आर्य खाना बदोशी या घुमक्कड़ जीवन जीते थे। इसका प्रभाव उनके राजनीतिक जीवन में पड़ा। इनका राजनीतिक जीवन बिल्कुल कबीलाई स्वरूप लिए हुए था। मतलब ऋग्वैदिक आर्य अलग अलग कबीले या गुट बना के रहते थे। इन कबीलों को जन कहा जाता था और हर कबीले में एक मुखिया होता जिसे राजन कहते थे। और राजन आनुवंशिक पद नहीं था, बल्कि कबीले के लोगों के माध्यम से इसका चुनाव किया जाता था। राजन का ये कर्तव्य था कि वो कबीले की रक्षा करे और साथ में कबीले के लोगों को गौ संपदा और पशुधन उपलब्ध कराए। राजन जब भी किसी अन्य कबीले के ऊपर आक्रमण करता तो उसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य होता गाय की प्राप्ति करना या पशुओं की प्राप्ति करना। गविष्टि, आप देख रहे होंगे गविष्टि, तो ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। गविष्टि का मतलब होता है गाय की खोज। तो ऋग्वेद में जो भी कबीलों के युद्ध का विषय था वो था गाय, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में गाय को ही संपत्ति माना गया। कबीले के मुखिया राजन को समय समय पर सलाह देने के लिए अनेक कबायली परिषदें थी, जैसे विदथ गण नाम लिखा हुआ है, विदथ गण और सभा समिति ये नाम लिखा हुआ। ये परिषदें राजन को युद्ध के संबंध में या धर्म कल्याण के संबंध में या जन कल्याण के समय में समय समय पर सलाह दिया करती थी। युद्ध या आक्रमण की दशा में राजन के जो सहयोगी होते उनमें पहला नाम आता है सेनानी का। ये सेनानी कौन था? ये अस्त्र शस्त्र से हमेशा लैस रहा करते और युद्ध या आक्रमण में हिस्सा लेते। दूसरे थे पुरोहित, और ये क्या करता? आक्रमण की दशा में अपने कबीले की विजय की प्रार्थना ईश्वर से किया करता। और तीसरे सहयोगी थे राजन के स्पस या गुप्तचर। ये विरोधी कबीले के बारे में गुप्त सूचनाएं राजन तक समय समय पर पहुंचाता। इसी प्रकार हम ऋग्वैदिक काल के आर्यों का आर्थिक जीवन देखें तो ये आर्थिक जीवन पूरी तरह पशुपालन पे आधारित था। कहने का मतलब आर्य अपने पशुओं के चारे की खोज में यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमक्कड़ जीवन, खाना बदोश जीवन जीते थे। और यही कारण है कि उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और उनकी कृषि संबंधी जानकारी बहुत सीमित थी। जब वो वर्षा के समय में एक जगह निवास करने के लिए मजबूर होते तब वो खेती बाड़ी किया करते थे और तब वो सिर्फ जौ का उत्पादन करते। जौ का मतलब संभवतः जौ है, जौ का उत्पादन करते थे, जो कि बहुत थोड़ा बहुत उत्पादन होता था। यही कारण है कि आर्य अपने जीवन यापन करने के लिए पूरी तरह पशुपालन के ऊपर निर्भर थे। उनके भोजन को हम देखें तो उनके भोजन में मुख्यतः क्या था? दूध, जौ और मांस, ये 3 चीजें ही प्रमुखतः वो खाया करते थे। इसी प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों के सामाजिक जीवन को हम देखें तो इस समय का समाज बिल्कुल समतावादी समाज था, जो मुख्यतः योद्धा वर्ग, पुरोहित वर्ग और सामान्य जन वर्ग में बटा हुआ था। परिवार पितृसत्तात्मक होते और पुत्र और पुत्रियों को लेकर या महिला और पुरुष को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। सती प्रथा, बाल विवाह,
पर्दा प्रथा इत्यादि कुप्रथाएं इस समय समाज में नहीं थी। हाँ, ऋग्वैदिक काल के अंत आते आते वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो गई थी। जैसा कि हमको मालूम है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसी प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन को हम देखें तो ये धार्मिक जीवन पूरी तरह से प्रकृतिवादी था। कहने का मतलब ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा प्रकृति का मानवीयकरण करके सुपर पावर या देवताओं की कल्पना कर लिया था। ये देवता 3 वर्गों में बटे हुए थे और ये 3 वर्ग थे आकाशवासी, अंतरिक्षवासी, पृथ्वीवासी। इन तीनों वर्गों के देवताओं में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, जो वर्षा, पानी, बिजली, युद्ध इत्यादि के देवता माने गए और इनकी स्तुति में ऋग्वेद में 250 सूत्र लिखे गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा किसी देवता के लिए लिखे गए हैं। दूसरे नंबर के सबसे प्रमुख देवता थे अग्नि, और अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूत्रों की रचना की गई है। अग्नि का कार्य क्या था? तो अग्नि का कार्य था मनुष्य और ईश्वर के बीच में माध्यम के रूप में काम करना। तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण, जो प्राकृतिक घटना चक्र के संयोजक माने गए, इसीलिए इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया। ये ऋग्वैदिक आर्यों के तीसरे नंबर के प्रमुख देवता थे। लेकिन अगर हम पर्शियन सभ्यता के आर्यों की बात करें तो पारसी आर्यों के सबसे प्रमुख देवता नंबर 1 के देवता वरुण थे। वरुण को पारसी ग्रंथ जेंद अवेस्ता में नाम लिखा हुआ है, अहुर मजदा या अहुर कहा गया है। आर्य ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करते, यज्ञ संपन्न करते, और ये सब करने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि भौतिक सुख सुविधाओं में समृद्धि करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन हर क्षेत्र में बिल्कुल सरलता व्याप्त थी। लेकिन उत्तर वैदिक युग के आगमन के साथ ही ये सरलता समाप्त हो गई और अब उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में बहुत ज़्यादा क्लिष्टता या कॉम्प्लिकेशन आने लगा हर क्षेत्र में। मतलब साफ है कि उत्तर वैदिक काल परिवर्तन का दौर था। और हम सबसे पहला परिवर्तन देखें उत्तर वैदिक काल में तो वो साफ दिखाई देता है भारत संबंधी उनका भौगोलिक ज्ञान। हमको मालूम है कि ऋग्वैदिक काल में भारत संबंधी भौगोलिक ज्ञान सिर्फ सप्त सैंधव प्रदेश तक ही सीमित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते ही हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का प्रसार इधर पंजाब से लेकर बंगाल तक संपूर्ण उत्तरी भारत में हो गया। ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, इसका आधार है विंध्याचल पर्वतमाला, जो बिल्कुल भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित है। और इसके उत्तर का हिस्सा उत्तरी भारत और दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी भारत। तो इसी उत्तरी क्षेत्र के लिए नाम दिया गया आर्याव्रत। और उत्तर वैदिक काल में संपूर्ण आर्याव्रत क्षेत्र में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता को प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, अगस्त्य मुनि के नाम पर यह श्रेय है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि अब उनका खाना बदोशी जीवन समाप्त हुआ। अब वो एक जगह स्थायी रूप से निवास करने लग गए थे। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि कबीलों के स्थान पे बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना होने लगी, जैसे कुरु साम्राज्य, पांचाल साम्राज्य। राजन या मुखिया का पद जो पहले चुनाव के माध्यम से भरा जाता था, अब वो आनुवंशिक हो गया और ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि राजन के बाद उसका पुत्र ही अगला राजा बनेगा। राजन को सलाह देने वाली जो संस्थाएं ऋग्वैदिक काल में थी, विदत और गण, वो तो समाप्त हो गई। और सभा और समिति की बात करें तो उनके अधिकारों को भी बहुत सीमित और सांकेतिक कर दिया गया। और इसी प्रकार का व्यापक परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन में भी देखने को मिलता है। पहले जहां मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, उत्तर वैदिक काल आते आते मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। और उत्तर वैदिक काल में सिर्फ कृषि मुख्य व्यवसाय ही नहीं हुआ, बल्कि कृषि संबंधी जानकारी भी आर्यों की बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गई। सिर्फ जौ ही नहीं, अब जौ के साथ साथ चावल, गेहूं, दाल, गन्ना इत्यादि का भी भरपूर उत्पादन होने लगा था। उत्तर वैदिक में इतने व्यापक परिवर्तन को अगर हम ध्यान से देखें तो इन परिवर्तनों में सबसे बड़ी भूमिका है तो वो है लोहे की जानकारी होना।
आर्यों के द्वारा लोहे का सबसे पहला प्रयोग उत्तर वैदिक काल में ही किया गया। लोहे को इस समय कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता था, ये लिखा हुआ है। और इन्हीं लोहे से बनी हुई कुल्हाड़ियों के कारण हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता बहुत तेजी से प्रसारित हुई। इन्हीं लोहे के बने हथियारों के माध्यम से बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होने लगा। इन्हीं लोहे के बने हुए हल और कृषि उपकरणों के माध्यम से कृषि का उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब आर्य पूरी तरह से कृषि के ऊपर जीवन यापन के लिए आधारित हो गए। उत्तर वैदिक काल में ही पहली बार कराधान का प्रचलन हुआ। कर, टैक्स उस समय बलि, शुल्क या भाग कहलाते थे और इनको वसूल करने वाले अधिकारी को भगदूत कहा जाता था। और भगदूत भाग को वसूलने के बाद सारा का सारा हिस्सा जो है वो संग्रहित्री के पास जमा कर दिया। इसी प्रकार का व्यापक परिवर्तन सामाजिक जीवन में भी देखने को मिलता है। कुछ परिवर्तन अच्छे हुए तो कुछ परिवर्तन बुरे भी हुए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई और उसके बदले में जाति व्यवस्था का जन्म हो गया। कहने का मतलब वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म के ऊपर आधारित थी, अब वो जन्म के ऊपर आधारित हो गई, जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं। इसी उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के अधिकारों में लगातार कटौती की जानी चालू कर दी गई। इसी उत्तर वैदिक काल में पुत्र के जन्म में खुशियां और पुत्रियों के जन्म में दुख मनाया जाना चालू कर दिया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में तो पुत्री को सारे दुखों का कारण माना गया है, जबकि पुत्र को परिवार का रक्षक माना गया है। यहाँ तक कि मैत्रायणी संहिता में पासासुरा के साथ स्त्री को 3 प्रमुख बुराइयों में भी गिना गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरे परिवर्तन ही हुए, बल्कि हम देखें सामाजिक जीवन में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इसी उत्तर वैदिक काल में 16 प्रकार के संस्कारों की व्यवस्था करके जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जीवन को एक गाइडेंस देने की कोशिश की गई। इसी उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थों के माध्यम से जीवन को व्यवस्थित करने का भी प्रयास किया गया। उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा अगर परिवर्तन हुआ तो वो था धर्म और धार्मिक जीवन में बिल्कुल कायापलट हो गया। ऋग्वैदिक काल का सरल धर्म, सरल धार्मिक क्रियाएं अब बीते जमाने की बात हो गई। उत्तर वैदिक काल में धर्म बहुत क्लिष्ट और साथ में धार्मिक क्रियाकलाप भी बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हो गया। इतना ज़्यादा क्लिष्ट कि अब धर्म में कर्मकांड, आडंबर, पशु बलि इत्यादि की प्रमुखता स्थापित हो गई। और धर्म की बात करें तो धर्म में जो देवता थे ऋग्वैदिक काल के इंद्र, अग्नि, वरुण, इनका अब समाज में महत्वपूर्ण स्थान नहीं रह गया, बल्कि इनके बदले में ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमुख देवता बन गए। धर्म में बढ़ते हुए आडंबर व कर्मकांड और साथ में बड़े पैमाने पे पशु बलि की प्रथा, इन बुराइयों के विरोध में वैदिक समाज में नए नए संप्रदायों का उदय होने लग गया। और इन नए नए संप्रदायों में 2 संप्रदाय सबसे प्रमुख थे, एक था जैन संप्रदाय और एक था बौद्ध संप्रदाय। और जब इन दोनों संप्रदायों ने वैदिक धर्म की बुराइयों को दूर करने में सफलता नहीं प्राप्त किया, तो ये दोनों ही संप्रदाय अपने आप को अलग धर्म के रूप में स्थापित होकर धर्म से अलग ही हो गए। तो ये था आर्य, उनकी वैदिक सभ्यता, उनका जीवन। आपने अनेक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जैसे उत्कर्ष क्लासेस, वाईफाई स्टडी, खान जीएस रिसर्च इत्यादि के वीडियो देखे होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।